नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने अपने सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को बताया था कि हमारा एक खास प्रोग्राम रूबरू शुरू हो गया है, जिसमें हम शहर की शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे ग्वालियर की जानी मानी प्रसिद्ध लेखिका गायिका उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं उनका आपसे परिचय कराता हूँ। वे हैं मुक्ता सिकरवार जी। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे नमस्कार चैनल में। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दें, जिससे वो आपके बारे में जान सकें। जी, बिल्कुल दर्शकों मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, आपके अपने ही कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर मुक्ता सिकरवार आपके बीच से हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। वैसे मैं आगरा से हूँ, मायका मेरा आगरा में है और मुख्य रूप से मैं साहित्यकार हूँ क्योंकि सभी प्रकार का लेखन मैं करती हूँ। मैं मुक्तक लिखती हूँ, गीत लिखती हूँ, गज़ल लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ और आर्टिकल्स भी, आलेख भी लिखती हूँ जो कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। तो ये एक मेरी छोटी-सी पहचान है। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपकी पहचान है, जैसा आपका नाम है, वैसे आज हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपने सबसे पहले अभी कोई लेटेस्ट आपने गीत या गजल लिखी हो। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को वो सुनाएं। बिल्कुल लेखन तो चलता रहता है। लेखन मैं बताऊँ आपको भूपेन जी कि लेखन मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह से है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए साँसों की ज़रूरत है, उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने लिखना बंद कर दिया, वहीं मेरा मतलब अंत हो जाएगा। तो ये प्राण वायु जो है वो लेखन से मिल रही है। तो शुरुआत करती हूँ मैं 4 पंक्तियों से। तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, तू मिल गया तो और की चाहत नहीं रही, दुनिया से पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही, मुझको तेरे करम ने माला माल कर दिया, मुझको तेरे करम ने माला माल कर दिया, कुछ मांगने की और जरूरत नहीं रही, बहुत बढ़िया। कुछ मांगने की और जरूरत नहीं रही। साथियों आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले मैंने जो लेखन की शुरुआत की तो मैं गीत लिखती थी। बाद में मैं गजलों की ओर मुड़ी हूँ और करीब मैंने 100 गीत लिखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक गीत जो मेरी पहचान बना वो मैं आपके सामने रखूं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप गीत क्यों लिखती हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर मैंने गीत लिख करके ही दिया था। बहुत बढ़िया। तो वो मैं मतलब आपके सामने रखती हूँ। जब जब तेरी आंखों में, जब जब तेरी आंखों में आशा के जलते दीप दिखे, तब तब मैंने गीत लिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे। जब जब तेरी आंखों में, ऐसा नहीं कि वक्त के हर लम्हे में पाई खुशी, कुछ पल उदासी के भी लाई थी संग जिंदगी। जब जब तेरी बाहों में, जब जब तेरी बाहों में स्वागत के सागर सीप दिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे। जब जब तेरी आंखों में आशा के जलते दीप दिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे। ऐसा नहीं कि हर ऊंचाई को सहज पाया मैंने, कितनी बार गिर कर भी स्वयं को उठाया मैंने। जब जब तेरी बातों में मनोहार भरे दो द्वीप दिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे। और इस गीत का अंतिम बंद जो कि मुझे बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जीवन के संघर्षों से जब भी थक कर चूर हुई, जीवन के संघर्षों से जब भी थक कर चूर हुई, अब सहा जाता नहीं ये कहने को मजबूर हुई। जब जब तेरी चाहों में, जब जब तेरी चाहों में
विश्वासों के नींव दिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे, हाँ तब तब मैंने गीत लिखे, जब जब तेरी आंखों बहुत में। बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ गीत के माध्यम से सुनाई है हमको। और आपने जैसे शुरू में बताया था कि आप जब तक गीत या गजल नहीं लिखती तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो आप ऐसे ही निरंतर, तो क्या आपकी कोई किताब भी पब्लिश वगैरह हुई है जैसा आपने जी बताया? जी जी, ये मेरी तो किताब मैं है। चाहता हूँ दर्शकों को आप ये मेरी किताब है, मेरा काव्य संग्रह है मैं सुरभि, जो कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ है और वहां सेलेक्ट हुई थी मेरी किताब और वहीं से प्रकाशित हुई है। और 2017 में हमने इसका बहुत भव्य विमोचन भी किया था। और इसमें मेरे 66 गीत हैं, 30 गजलें हैं और मुक्तक हैं। इसके अलावा मेरी एक और किताब जो है वो इस समय प्रकाशन के लिए गई हुई है। वो मेरा कहानी संग्रह है मर्म मानसिका, जिसमें नारी केंद्रित कहानियां मैंने तो आप लिखी हैं। गीत और गायन के अलावा कहानी में भी आपकी रुचि है? जी जी, मतलब किसी भी तरह का लेखन हो बस वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि लेखन के द्वारा जो हमारे मन की कुंठाएं हैं या हमारे मन की भावनाएं हैं उनको हम उजागर कर देते हैं। और मतलब किसी के कंधे का सहारा नहीं लेना पड़ता रोने के लिए। जो लेखनी है वही अपने आप में इतना कमाल कर देती है। दिल के जो अपने शब्द होते हैं हाँ वाक्यों में लेकर काव्य, कविता या गजल या शायरी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही कुछ मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ और भी ऐसा सुनाएं। बिल्कुल मैं एक गजल आपके सामने रखती हूँ। मेरी इस गजल को बहुत पसंद किया जा रहा है इन दिनों कि कई मतलब गजल जो है वो बड़ा एक नाजुक मसला है, वो विसंगतियों की ओर इशारा करती है और हर बात एक इशारे में कहती है। तो बस वो दिल से दिल तक बात पहुंचनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी आप सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को आप ये जी बिल्कुल मैं ये गजल की शुरुआत करती हूँ। हसरते इश्क को हरदम यूं जताया न करो, हसरते इश्क को हरदम यूं जताया न करो, हसरते इश्क को हरदम यूं जताया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो, दिल के जज्बात को है कौन समझने वाला, दिल के जज्बात को है कौन समझने वाला, ना कहीं बात को अफसाना बनाया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो। और ये मेरा शेर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है कि उनको तो चाहिए थोड़ा सा ही दाना पानी, उनको तो चाहिए थोड़ा सा ही दाना पानी, तुम कभी छत से परिंदों को उड़ाया न करो, तुम कभी छत से परिंदों को उड़ाया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो। और एक युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से मैं ये शेर देना चाहूंगी, जो कि छोटे छोटे संघर्षों से हार करके कुछ भी कर लेते हैं अपने जीवन के साथ में, गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो मैं ये शेर खासतौर से रखना चाहूंगी कि अपने किरदार को बिंदास रखो दुनिया में, आपको अपने किरदार को बिंदास रखो दुनिया में, अपने किरदार को बिंदास रखो दुनिया में, कोई भी बात हो अपनों से छुपाया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो। और कैसे जीवन जीना चाहिए, दिल में बांधो न गिरे हैं आप किसी की खातिर, गिरे यानी कि गांठ, दिल में बांधो न गिरे हैं आप किसी की खातिर, दिल में बांधो न गिरे हैं आप किसी की खातिर, टूटे रिश्तों से नए ख्वाब सजाया न करो, दिल की बातों को सरेआम बताया न करो। और मक्ता हाजिर करती हूँ खास तौर से गजल का आखिरी शेर
किसकी सोहबत में ये निखरी है शायरी मुक्ता, किसकी सोहबत में ये निखरी है शायरी मुक्ता, किसकी सोहबत में ये निखरी है शायरी मुक्ता, इस हकीकत को सरे बज़्म सुनाया न करो, दिल की बातों को सरे हम बताया न करो, हसरते इश्क को हरदम यूं जताया न करो। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपका नाम है, बीच में आपने उस लाइन को जोड़कर ये गीत बनाया है और युवाओं के लिए भी आपने अपने छंद में उनको भी प्रेरित करने का काम किया है आपने। जी। तो आपको मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये भी थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों हाँ, देखिए मैं मेरे ये मतलब बारे में ये मम्मी ने मुझे जैसा बताया है कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी उससे पहले ही मेरा नामकरण हो गया था। मेरा घर अच्छा, का नाम तो कविता है। पहले से पता था कि बेटी आपके घर में आने वाली है। पता है मतलब हमारे घर में लड़कियां बहुत हैं अरे वाह! और जब मेरी से बड़ी 2 बहनें हैं सरिता और सविता, तो पापा का ये कहना था कि अगर लड़की हुई तो उसका नाम कविता रखें। अरे! तो मैं हुई तो मेरा नाम कविता मेरा जन्म से पहले ही था, फिर वो नामकरण हो गया और 5th क्लास तक मेरा स्कूल में भी नाम कविता रहा। फिर मम्मी को थोड़ा लगा कि नहीं थोड़ा कॉमन नाम हो गया है तो उन्होंने जाके मुक्ता नाम करा दिया मेरा स्कूल में। लेकिन घर में बाहर में सभी लोग जो मेरे अपने हैं वो मुझे कविता ही कहते हैं आज भी। लेकिन जो लिखने की जो शुरुआत हुई आपने प्रेरणा की बात की वो मुझे मतलब नहीं पता। मैं जब मुश्किल से 10-12 साल की रही होंगी 6th-7th में पढ़ती थी, तभी मेरा कुछ मन होता था लिखने का तो कागज लिया और कुछ लिख लिया, कुछ अनगढ़ सा लिखा। आज उसको देखते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि तब हम बड़े खुश होते थे कि हमने ये लिखा है, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी उपलब्धि सही थी बात है, उस उस समय। ज़माने में लिखना और मैं 3rd क्लास में पढ़ती थी जब मेरे को पहली बार किसी कॉम्पिटिशन में मैडम ले गई थी साथ स्कूल के कॉम्पिटिशन में जी। तो वहां पर जो है मैं पहली बार में ही फर्स्ट प्राइज ले आई। तो फिर उसके बाद मैं लगातार सारे कॉम्पिटिशन्स कहानी, कविता, डिबेट, ऐसे राइटिंग सब में मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा जाती रही, कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से। तो 7th जब मैं 12th में आई तो फिर मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ, मैं ऐसा कुछ लिख रही हूँ जैसे कि मुझे कुछ डायरी में लिखना चाहिए। तब मैंने डायरी मेंटेन करना शुरू किया, स्कूल में फ्रेंड्स को सुनाती थी, कभी कोई प्रोग्राम होता था तो मैडम वगैरह को सुनाती थी, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, उन्होंने कहा नहीं तुम अच्छा लिखती हो। फिर मैंने गोष्ठियों में जाना शुरू किया। मतलब कॉलेज में जब आप आ गई आपने गोष्ठियों में जाना शुरू कर दिया 16-17 साल की उम्र में और फिर मुझे पहला कवि सम्मेलन मिला मात्र 17 साल की उम्र में सूर सदन में आगरा में 26 जनवरी पे मैंने सोम दादा के साथ सोम ठाकुर दादा, राजेंद्र मिलन जी इन लोगों के साथ मैंने अपनी शुरुआत की और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत उन लोगों को भी लगता था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी लेकिन सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत जल्दी हुआ है। तो शादी भी मेरी बहुत जल्दी हो गई और शादी के बाद मैं ग्वालियर आ गई तो फिर थोड़ा सा ब्रेक लग गया। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो थोड़ा आपको सामंजस्य बिठाने में नए परिवार में समय लगता है। यूपी से एमपी यूपी से हाँ, फिर मैं यहाँ आने के बाद में लेकिन मैं यहाँ खुद गई यहाँ आकाशवाणी में। उस समय अन्नपूर्णा तोमर मैडम थी, उनसे मिली तो उन्होंने मेरी कविताएं देखी तो उन्होंने मुझे तुरंत बुक कर दिया और मेरी वहां पर गोष्ठी में रिकॉर्डिंग वहां शुरू हो गई, शुरुआत हो गई। यूपी में आपकी यहीं नहीं यूपी में भी मैं जाती थी आकाशवाणी में वहां पर, लेकिन कवि गोष्ठी में मेरी यहाँ शुरुआत हुई ग्वालियर में। दूरदर्शन आकाशवाणी में यहाँ शुरुआत हुई। फिर उसके बाद यहाँ से प्रोग्राम जाने लगे, फिर पता लगा कि कंपेयर की पोस्ट निकल रही है तो फिर मैंने भरा तो ऑडिशन में स्वर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। तो 98 से मैं यहाँ पर ग्वालियर में कंपेयर रही आकाशवाणी में 2017 तक। फिर मैं अब इस समय आगरा आकाशवाणी 1998 से आप यहाँ आकाशवाणी ग्वालियर थी। जी जी और बिल्कुल। अभी 2017 तक आप यहाँ रही और 17 के बाद आप आगरा आकाशवाणी में आगरा अभी वर्तमान में भी। हाँ जी तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने बीएड, एमएड और पीएचडी भी की है। तो किस विधा में आपने मतलब इतना टाइम आपको कैसे मिल जाता है कि आप एक तो शिक्षा का पूरा आप ज्ञान अर्जित कर रही हैं, वो भी पीएचडी के बाद कुछ होता नहीं है और एक तरफ आप काव्य पाठ भी कर रही हैं, दूसरी आकाशवाणी में आप जॉब भी कर रही हैं। कैसे आप पता नहीं है भाई, कुछ ईश्वर की कृपा है शुरुआत से कि एजुकेशन के मामले में सरस्वती माँ की मेरे ऊपर बहुत कृपा रही है कि कभी भी मेरे एजुकेशन में ब्रेक नहीं आया। शादी के साथ भी मैं पढ़ती रही, मैं बीएड कर रही थी उस समय, फिर बीएड किया, एमएड किया, बच्चे हुए और बच्चों के साथ साथ मैं भी पढ़ती रही। जैसे जैसे वो बड़े होते गए मैं और पढ़ाई करती गई, पीएचडी कंप्लीट की।
कंप्यूटर का कोर्स किया। इसके अलावा मैंने कॉलेज टाइम में रशियन लैंग्वेज का भी डिप्लोमा किया था। बीच में आपने वो भी कर लिया? हाँ, एमएससी के साथ में मैंने रशियन लैंग्वेज का डिप्लोमा भी किया था। और मतलब पढ़ाई की ओर मेरा शुरुआत से ही बहुत रुझान था। मतलब कहीं भी कोई, आज भी मेरी ये आदत है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता मैं बिना अखबार पढ़े नहीं रह सकती हूँ। मतलब मैं चाहे कितना लेट घर पे पहुंचूं, चाहे कितनी रात हो जाए, लेकिन अगर मैं उस दिन का पेपर नहीं पढ़ूंगी मुझे नींद नहीं आती है। तो मैं इसलिए अपडेट बनी रहती है सारी न्यूज की। और वो आदत में है, वर्ग पहेली भरना वो मेरा बहुत बड़ा शौक है। जो पीछे तो कॉलम वर्ग पहेली आती है वो मैं जरूर भरती हूँ। उसको भर के मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। हालांकि कहीं भेजते तो है नहीं, लेकिन भर लेते हैं तो मतलब अपने माइंड की एक एक्सरसाइज हो जाती है। जो काफी जो क्वेश्चन टेढ़े शब्द, मेढ़े रहते हैं। हाँ, तो उसमें ये रहता है कि हाँ मतलब दिमाग ने कुछ काम किया। तो मतलब कुछ तो भी, मतलब मेरी आदत खाली बैठने की नहीं रही है कभी भी। मुझे ऐसा लगता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ, अगर हम क्रिएटिविटी की किसी भी फील्ड से हम जुड़े रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हम पॉजिटिव रहते हैं, है ना। और भारतीय योग संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, आज मुझे 20 साल हो गए हैं। तो वो नियमित योग साधिका हूँ मैं। तो आपने जो कहा कि कहाँ से ये सब होता है, इतनी एनर्जी, मतलब एनर्जी जो है वो, और आपने जोड़ते कि योग जी भारतीय योग संस्थान से भी हाँ आप जुड़ी हैं, आपने रशियन भाषा का भी ज्ञान बीच में अर्जित किया जी। और एक अच्छी गृहिणी भी है, आप बच्चों को भी अब देखती हैं। ये गृहिणी में कैसी हूँ ये मुझे मेरे घर वाले ही बता सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो बहुत कहते हैं कि मम्मी आप बहुत अच्छी हो, मेरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। नहीं, मैं कई बार उनसे कहती हूँ कि भाई बच्चों, मुझे बड़ा गिल्ट महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मुझे देना चाहिए था। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आगे बढ़ो। तो जैसे कभी आपका काव्य पाठ होता है तो उसमें आप कभी, आपकी फैमिली जाती है या? हाँ, मेरे हस्बैंड तो पहले तो खैर काफी शुरुआत में तो वो जाते थे साथ में, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ के रास्ते जानती नहीं थी, लोगों को जानती नहीं थी। लेकिन एक बार मैं जाने लगी तो फिर उसके बाद से तो फिर इतना नहीं है। कभी कभी किसी खास मौके पर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस पे अगर बच्चे यहाँ पर होते हैं, मेरे दोनों बच्चे बाहर हैं। बेटा इंजीनियर है नोएडा में, और बिटिया इस समय जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है हैदराबाद में। तो दोनों बच्चे बाहर हैं, कभी यहाँ होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो कहते हैं हम तो वैसे ही आपको बहुत सुनते रहते हैं घर में ही, तो इतना ही काफी है। मतलब इतनी लेकिन इतनी व्यस्तता के बाद आपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि आज दोनों अपने पैरों पे खड़े हो, हाँ, अपने बच्चे पैरों पर खड़े परिवार हैं। का नाम रोशन कर रहे हैं। जी तो आप आज की जनरेशन को आप बताएंगे, जो आज की जनरेशन है, युवा पीढ़ी, जी। उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहूंगी कि देखिए, आप निराशा को कभी अपनों पर हावी ना होने दें। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, नकारात्मक, यही हमको जो है पतन की ओर ले जाते हैं। किसी भी, कोई भी समस्या जो है वो हमारे जीवन में रोज आती है। मुझे किसी ने कहा था एक बार, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने ये कहा था जिंदगी में रोज परेशानियां आती हैं, लेकिन परेशानियों का रूप बदल जाता है। तो वो हर रोज एक नई समस्या, नया संघर्ष हमारे सामने होता है। लेकिन जब हम एक पीसफुल माइंड में होते हैं, पॉजिटिव माइंड में होते हैं, तो हम उस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। और अगर जब हम नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो हम उस समस्या से पलायन करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो फाइट या फ्लाइट। यानी कि या तो हम उससे लड़े या हम उससे भाग जाए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम उससे, भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, मैं कहती हूँ जीवन का हर क्षण इतना अनमोल है, और जिंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं लाइफ में, हाँ, खुश रहने के लिए। तो हम उनकी तरफ देखें ना, नकारात्मक की ओर। हमने, एक लड़की ने धोखा दे दिया तो हमने ऐसा कर लिया, अरे उन माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे जिन्होंने कि पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। हाँ? इतनी जल्दी जीवन से हार मान ली। अगर जिंदगी में कुछ भी करना है तो सबसे पहली बात ये कि अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, अपने परिवार को कभी मत छोड़िए। परिवार बहुत बड़ा संबल है। जो भी हमारे जीवन में खराब समय आता है, बुरा समय आता है, उसमें हमारा परिवार हमारे लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ का काम करता है। हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारे दोस्त मुझे तो बहुत ऊर्जा देते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरा सोशल सर्किल बहुत बड़ा है। मैं जहां जाती हूँ मेरे बच्चे भी हंसते हैं। वो बिटिया भी हैदराबाद गई तो पूछ रही थी वहां आपकी कोई सहेली है क्या? मम्मी मेरी है आपकी, तो मैं उससे मिल लूं वहां जाकर के। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सर्च करूँ, पुराना सोचूंगी तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो अपना जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी इतना मजबूत रखिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छा साहित्य पढ़िए। पुस्तकें हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं। हम अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तो उतना हमारा दिमाग उतना अच्छा रहेगा। और अच्छी संगत करेंगे हम, संगत का बहुत असर होता है।
किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके फ्रेंड सर्किल के बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिए। आप समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति जैसे लोगों के साथ में रहता है तो इसका व्यक्तित्व कैसा है। तो ये चीजें हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। इस मामले में मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ईश्वर की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, कुछ हो या नहीं हो, मेरी दोस्ती हमेशा, मेरा साथ हमेशा, मेरी संगत हमेशा बहुत अच्छे लोगों से होती है, जो किसी भी फील्ड में हो, और हर किसी से मेरी पट जाती है, चाहे वो कोई बड़े उम्र का व्यक्ति है, मुझसे छोटा है, मेरे लेवल का है, सभी लोगों से अच्छी मेरी बन जाती है। तो अच्छा समय मेरा कट जाता है, चाहे मेरा वर्क प्लेस हो, चाहे मेरा घर हो, बाहर हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चाहें तो हम सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। अकेले तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, अकेला चना भाग नहीं फोड़ सकता। सबका साथ चाहिए और सबका सपोर्ट आपको तब मिलेगा जब आप उनके प्रति भी सकारात्मक रहेंगे, लोगों के प्रति आप उनको अप्रिशिएट करिए। आज मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं, मेरा साथ देते हैं, तो मैं हर जगह उनकी तारीफ करती हूँ। तो जब वो तारीफ उनके कानों तक पहुंचती है तो उनको लगता है अच्छा ये मेरी तारीफ करती है तो मुझे और इसकी हेल्प और करनी चाहिए। तो जो हमारे लिए कर रहा है, एक छोटा सा भी काम कर रहा है, उसके लिए थैंक यू कहना चाहिए। शुक्रिया एक ऐसा शब्द है, धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जिसको कि हमें जरूर कहना चाहिए। मैं सुबह सबसे पहले उठ करके भगवान के दर्शन करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा दिन दिखाया। और रात में सोने से पहले भी अगर हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा निकल गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं, बहुत बड़ी खुशी नहीं चाहिए भूपेन जी। बहुत बड़ी खुशियों के बारे में तो पता नहीं है कि वो कब मिलेंगी, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, मैं डेली अप डाउन करती हूँ आगरा ट्रेन से जाते आते हैं, तो हम इतने से ही खुश हो जाते हैं कि हमें आज ट्रेन ने सही टाइम पे उतार दिया, या हम उधर से हमें ट्रेन मिल गई, अरे हम बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे वाह आज तो हमें ट्रेन ने समय पे उतार दिया, टाइम पे आ गए। तो छोटी छोटी खुशियों को हम अपनी जिंदगी में शामिल करें और छोटे छोटे गोल्स बनाएं रोज के लिए, उनको पूरा करें, एक डायरी मेंटेन करें, उसमें उन गोल्स को लिखते जाएं और फिर जो पूरा होता जाए उसको राइट मारते जाएं। तो उससे भी मतलब हमें समझ में आता रहेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लंबे रास्ते से लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बेशक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज मुझसे कई लोगों ने ये कहा कि अरे हम तो वहां तक पहुंच गए, आपने तो हमारे साथ शुरुआत की थी। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया, किसी की जाके चापलूसी नहीं करी, किसी से जाके ये नहीं कहा कि मेरे को आप प्रोग्राम दीजिए, ये करिए। ठीक है, मैं अपने में खुश हूं कि मैं सारी चीजों को बैलेंस करके आगे चल रही हूँ। तो जिंदगी, मेरे को ऐसा लगता है कि जिंदगी का नाम ही संतुलन है, और जो जितना अच्छा संतुलन बिठा लेता है वो अपने जीवन में उतना ही खुश रहता है। बात यह है कि आप किस में खुश रहते हो, अपने अंतर मन में झांक के देखिए। मेडिटेशन आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। योग और ध्यान से जुड़िए, जितना आप योग और ध्यान से जुड़ेंगे उतना आप पीसफुल माइंड में होते जाएंगे, और जितना आप पीसफुल माइंड में होते जाएंगे उतने आप क्रिएटिव भी होते जाएंगे, प्रोडक्टिव होते जाएंगे। आप कुछ अच्छा अच्छा नया नया रचेंगे और आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपसे खुश रहेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो नेचुरली है कि खून बढ़ेगा। जी। तो जैसा आपने बताया कि परिवार का साथ जरूरी है जीवन में, छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना भी जरूरी है, क्योंकि जीवन अगर आपको जीना है, और योग करने से हमारी चिंताएं दूर होती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो आज हमारे इस प्रोग्राम रूबरू एक खास मुलाकात में हमारी आज की मेहमान थी प्रसिद्ध कवि डॉक्टर मुक्ता सिकरवार जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में आपको बताया, अपनी शिक्षा के बारे में आपको बताया, अपनी गजल और लेखनी के बारे में आपको बताया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर आप जहाँ आए, सिटी 24 न्यूज चैनल के दर्शकों को आपने अपने काव्य पाठ सुनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।